हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 11 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs को डिस्कस किया जाएगा। Choose the correct option in the following questions. Question 1 is multiple choice question. Number 1, SI unit of magnetic flux phi B is option A Tesla, option B Weber, option C Gauss, option D Newton. मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका सिंबल होता है फाई बी, उसका ऐसा यूनिट होता है, ऑप्शन ए दिया है टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी गॉस, ऑप्शन डी न्यूटन। मैग्नेटिक फ्लक्स एसआई का ऐसा यूनिट होता है वेबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एंड एरिया वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज magnetic flux. Magnetic flux is a scalar product of magnetic field B vector and area vector. SI unit of magnetic flux is magnetic field is Tesla and SI unit of area is meter square. So SI unit of magnetic flux is Tesla meter square, but it is commonly known as Weber, जिसे WB कैपिटल W स्मॉल b सिंबल से सूचित किया जाता है। So option B is correct. 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. So SI unit of magnetic flux is Weber or Tesla meter square. But in this option Weber is given, so Weber is correct answer. और OMR शीट में एग्जामिनेशन में ऑप्शन बी के सर्किल को पूरा कलर करना होगा ब्लू या ब्लैक पेन से। Now question number 2, dimensional formula of magnetic flux is option A under bracket ml का power 2 t minus 2 a minus 1, B ml t minus 1 a minus 1, C m to the power 2 l t minus 2 a minus 1, D ml t minus 2 a minus 1। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का सूत्र को यहाँ मैंने लिखा है फाई बी इजकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशनल फार्मूला एंड एरिया ए का डायमेंशन फार्मूला, दोनों का डायमेंशन फार्मूला यहाँ लिखना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला होता है एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 एंड एरिया का डायमेंशन फार्मूला होता है एरिया का एल स्क्वायर एल टू द पावर 2। तो दोनों ब्रैकेट के में जो टर्म्स हैं उसको एक ब्रैकेट में एक साथ कंबाइन करने पर, पावर को कलेक्ट करने पर ये हो जाएगा एम एल टू द पावर 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अंडर ब्रैकेट एम एल टू द पावर 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल अंडर ब्रैकेट एम एल टू द पावर 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए क्लोज्ड कॉइल इज। किसी बंद कॉइल में या क्लोज्ड सर्किट में, बंद परिपथ में इंड्यूस्ड EMF का प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हिंदी में कहा जाता है इंड्यूस्ड EMF, उत्पन्न होने का कारण है जिसे हम जानते हैं फैराडे के नियम से, फैराडे के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शंस आर ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स, सी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी नन। तो सही ऑप्शन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी क्लोज्ड लूप में या किसी क्लोज सर्किट में इंड्यूस EMF
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनन में होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसी क्लोज लूप में उत्पन्न होता है और उसका कारण है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। उस कॉइल से, जिस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। सो द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से किसी क्लोज कॉइल में और क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a closed coil. Now question number 4. Lenz's law is in accordance with the law of conservation of option A is mass, B conservation of energy, C conservation of momentum and D charge. तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेंस लॉ के वीडियो में कि लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, आधारित है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में। सो लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यह प्रश्न काफ़ी अक्सर पूछा जाता है 12वीं 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज लूप इज गिवन बाई ऑप्शन ए इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बी लेंस लॉ, सी एम्पियर्स लॉ एंड डी बायोट-सावर्ट लॉ। इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है जिससे करंट फ्लो करता है, तो उस पर एक्ट होने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बतलाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता है। यहाँ है कि क्लोज लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस रूल से मिलता है। अब एम्पियर्स लॉ भी नहीं। एम्पियर्स लॉ इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop around a closed loop is equal to mu 0 times the current enclosed by the surface area of that closed loop. So Ampere's law भी इंड्यूस करंट के क्लोज लूप में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में नहीं बतलाता है। और बायोट-सावर्ट लॉ भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके नज़दीक किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो बच गया लेंस लॉ। तो लेंस लॉ ही किसी लेंज ने किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन के कारण क्लोज लूप में प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बतलाने के लिए ही अपना नियम दिया था, जिसे लेंस रूल कहा जाता है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए क्लोज लूप इज गिवन बाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेंस लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इंड्यूस्ड ईएमएफ symbol is small e in a conductor of length L moving perpendicular to uniform magnetic field B. Capital B is the symbol of magnetic field with velocity V is option A is BLV, option B BL upon V, ऑप्शन सी BV अपॉन L, ऑप्शन डी BV स्क्वायर L। कोई कंडक्टर जिसका लेंथ L है और उसे मूव कराया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर V वेलोसिटी से, तो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका एक्सप्रेशन होता है, जिसका वैल्यू होता है इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू BLV। यह एक फार्मूला भी है जिस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज BLV, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L which is moving perpendicular to moving with velocity V, conductor is moving with velocity V perpendicular to the direction of magnetic field is BLV. So option A is correct, BLV.
that is motional EMF. This is the expression for motional EMF. Now multiple choice question number 7. Which of the following is not the application of ED current? A. Induction furnace. B. Magnetic brakes, which are used in electric trains. C. Speedometer. And D. AC generator. इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यह बतलाना है कि कौन सा डिवाइस ईडी करंट का एप्लीकेशन नहीं है, भौर धाराओं का अनुप्रयोग नहीं है। इसमें सभी अनुप्रयोग हैं। इंडक्शन फर्नेस भी ईडी करंट का एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक ब्रेक्स जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज होते हैं, तो मैग्नेटिक ब्रेक्स भी एप्लीकेशन है ईडी करंट का ही। स्पीडोमीटर भी ईडी करंट पर ही बेस्ड है। लेकिन एसी जनरेटर ईडी करंट का एप्लीकेशन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 8. एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एसी जनरेटर और एसी डायनमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एसी जनरेटर का वर्क करता है जिस सिद्धांत पर, जिस प्रिंसिपल पर, वह प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर में भी आर्मेचर कॉइल होता है जो कि फील्ड मैग्नेट, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल पीसेस होते हैं, नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल। उसके बीच में आर्मेचर कॉइल रोटेट होता है, तो उससे आर्मेचर कॉइल का भी रोटेशन के क्रम में उसका डिफरेंट पार्ट पोल पीसेस के सामने आता है। कभी वर्टिकल पार्ट, कभी हॉरिजॉन्टल पार्ट, कभी ऑब्लिकली। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा आर्मेचर कॉइल से, वह चेंज होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट पोजीशंस में। आर्मेचर कॉइल के डिफरेंट पोजीशंस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिफरेंट होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो एसी करंट के रूप में प्रोड्यूस होता है जनरेटर द्वारा, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यूजुअली पूछा जाता है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, अक्सर पूछा जाता है, यूजुअली पूछा जाता है। सो यह एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट जो कॉमनली यूज होता है उसको हेनरी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हेनरी है। तो हेनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है ही। सेकेंड यूनिट इज वेबर पर एम्पियर। सी इज सेकेंड ऑप्शन इज वेबर पर एम्पियर। सी इज थर्ड ऑप्शन सी इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर एंड ऑप्शन डी इज वोल्ट एम्पियर सेकेंड। तो हेनरी तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसा यूनिट ऑफ, कभी कभी ऑप्शन में रहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, ऑप्शन ए हेनरी रहेगा, ऑप्शन बी ओम रहेगा, ऑप्शन सी तथा ऑप्शन डी, दो डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसमें हेनरी करेक्ट आंसर होगा। मैंने इस ढंग से भी इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर कौन सा यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का एक यूनिट नहीं है, एक कौन सा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एक कौन उसमें से सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट नहीं है? तो हेनरी तो है ही। और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L = φ/I। तो फाई का मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है, जिसे हम लोगों ने फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस L का फार्मूला होता है φ/L = φ/I। तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, φB/I। तो φB मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है ऐसा यूनिट वेबर पर एम्पियर। तो ये भी यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का हो सकता है, वेबर पर एम्पियर। और सी है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल इज
according to Faraday's second law of electromagnetic induction, E is equal to minus d phi by dt और phi is equal to Li, तो E is equal to minus L di upon dt di. Therefore L is equal to E upon di by dt. तो ये E मल्टीप्लाइड बाई dt हो जाएगा. L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा E अपॉन डी आई बाई डी टी. तो डी टी न्यूमरेटर में चला जाएगा तो E इंटू डी टी अपॉन और डी आई डिनोमिनेटर में होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा तब सेल्फ इंडक्टेंस का L इजकल टू हो जाएगा E इंटू डी टी अपॉन डी आई. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है तो उसका यूनिट ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, दैट इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर यूनिट पर एम्पियर. यह भी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हो सकता है. तो बच गया वोल्ट एम्पियर सेकेंड, यह नहीं होगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होता है, नॉट वोल्ट एम्पियर सेकेंड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज दैट इज वोल्ट एम्पियर सेकेंड इज नॉट ए यूनिट ऑफ self inductance. All three options, A Henry, B Weber per ampere and C volt second per ampere are the units of self inductance. Now question number 10. Dimensional formula of self inductance is option A is ml to the power 2 t minus 2 a minus 2, B is ml to the power 2 t minus 2 a minus 1, C ml t minus 2 a minus 1 and D ml t minus 2 a minus 3. Correct option is डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज ml टू द पावर 2 t माइनस 2 a माइनस 2. और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसे प्रायः 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डज नॉट डिपेंड ऑन ऑप्शन ए ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, बी सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स, सी नेचर ऑफ द कोर मटेरियल on which two coils are wounded and option D their resistances. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑप्शन डी को छोड़कर सभी पर डिपेंड करता है. केवल म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल के रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, ज्योमेट्री का मतलब है लेंथ, एरिया, etc. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल के केस में होता है, तो दोनों कॉइल की ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, उसके साइज पर या लेंथ पर, एरिया पर भी, और दोनों कॉइल के बीच सेपरेशन पर भी, उनके बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है. सी नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, किस कोर पर दोनों कॉइल लिपटे हुए हैं, दोनों कॉइल्स किस कोर पर उंडेड हैं उस पर भी डिपेंड करता है, तो केवल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डज नॉट डिपेंड ऑन देयर रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. Now question number 12, which is the last question of this video, that is MCQs part 1 of chapter 6 electromagnetic induction. We will discuss some more MCQs in the next video of this chapter, that is MCQs part 2, in which we will discuss problems related multiple choice questions and related to direction of induced EMF in the given diagrams, given figures. So question number 12 is self inductance of a coil or solenoid varies as option A n to the power 0, option B n, option C n square, option D n minus 2. तो सेल्फ इंडक्टेंस जो कॉइल का फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड का, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो L इजकल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, ये फार्मूला होता है. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड और ए कॉइल इज L इजकल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L. ए एरिया है कॉइल का, n नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और कॉइल, और म्यू 0 is the permeability of free space or vacuum, which is 4 pi into 10 to power minus 7 Newton per ampere square और Henry per meter और टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक सोलेनॉइड का, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का, L इजकल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L,
Therefore, L mutual inductance, symbol of mutual inductance is L. L is inversely proportional to the total square of the total number of turns of in the solenoid. तो सेल्फ इंडक्टेंस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तथा नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में ही जिक्र है इस क्वेश्चन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज एन स्क्वायर, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जो कि इस फॉर्मूला से क्लियर है। सो एन इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of total number of turns in the solenoid. So option C is correct. Self inductance of a coil or solenoid varies as capital N square. और इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 चैप्टर 6 के मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट पार्ट था। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में काफ़ी बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें जो प्रॉब्लम्स बेस्ड होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड होगा, तथा इंड्यूस करंट के क्लोज लूप में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन पर बेस्ड होगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उस पर आधारित सेकेंड वीडियो भी इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।